नमस्कार। आज हम भारत के बहुत ही दिलचस्प राज्य हरियाणा के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब इसका नाम हरियाणा ही क्यों है और जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो इसके बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, हरियाणा ये शब्द आया कहां से, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब वो उतना सीधा नहीं है, बल्कि बहुत ही मजेदार और कई परतों वाला है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शब्द बना कैसे है। इस एक नाम के पीछे ना कई कहानियां छिपी हुई हैं और हर कहानी हमें इतिहास के एक बिल्कुल अलग ही पन्ने पर ले जाती है। तो जो सबसे आम और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थियोरी है, वो इसे संस्कृत से जोड़ती है। यहाँ दो शब्द हैं, हरि और अयन। हरि यानी भगवान विष्णु और अयन मतलब घर या निवास। तो दोनों को मिला दे तो क्या बना? भगवान विष्णु का निवास स्थान। ये इस इलाके के गहरे मिथोलॉजिकल कनेक्शंस को दिखाता है। लेकिन रुकिए, कहानी बस इतनी ही नहीं है। अगर आपको लगा कि जवाब मिल गया, तो ऐसा नहीं है। इतिहासकारों के पास कुछ और भी थियरीज हैं और वो भी एक से बढ़कर एक दिलचस्प हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये नाम शायद सिर्फ किसी देवता से नहीं, बल्कि वहां के लोगों से, जैसे कि अहीर समुदाय से या फिर वहां की हरियाली और घने जंगलों से भी जुड़ा हो सकता है। एक ही नाम के कितने सारे पहलू हैं। मतलब इस राज्य की पहचान कितनी मल्टी डायमेंशनल है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग तो हरियाणा शब्द की जड़ों को ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों तक ले जाते हैं और तो और कुछ इसे महाराजा कृष्ण से भी जोड़ते हैं। मतलब ये गुत्थी सुलझने के बजाय और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। और देखिए, ये सारी बातें हवा में नहीं है, ये सब इन्हीं ऐतिहासिक ग्रंथों से निकल कर आई हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि इतिहास कभी भी कोई सीधी सपाट कहानी नहीं होता। इसकी कई परतें होती हैं और हर परत हमें एक नया नजरिया देती है। तो ये तो हुई नाम की दिलचस्प कहानी। अब इतिहास की गलियों से निकलकर जरा आज की हरियाणा को देखते हैं, मतलब आंकड़ों की नजर से। और इसके लिए हम 2011 की जनगणना यानी सेंसस को आधार बनाएंगे, जो हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर देती है। सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो 2011 में ये आंकड़ा था 573। अब ये नंबर उस वक्त के नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की जमीन और बाकी रिसोर्सेज पर कितना दबाव रहा होगा। अब आते हैं लिटरेसी रेट पर, 75.6%। जाहिर है किसी भी राज्य के सोशल डेवलपमेंट को समझने के लिए ये एक बहुत बहुत जरूरी आंकड़ा है। ये हमें बताता है कि शिक्षा की पहुंच कहां तक है और समाज कितना आगे बढ़ रहा है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो बहुत ज्यादा मायने रखता है, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। 2011 में हर 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं थी। ये नंबर हमें समाज के ताने बाने को समझने में मदद करता है। ये दिखाता है कि क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पूरे राज्य की बात। अब जरा और अंदर चलते हैं, जिला लेवल पर देखते हैं कि कहानी क्या है। इससे सूरत और भी साफ हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि 2011 में हरियाणा की सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा था? थोड़ा सोचिए। और जवाब है फरीदाबाद। जी हाँ, बिल्कुल। 2011 में फरीदाबाद की पॉपुलेशन स्टेट में सबसे ज्यादा थी। जाहिर सी बात है, इसका एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब होना और तेज अर्बनाइजेशन इसकी बड़ी वजह है। जरा इस टेबल को देखिए, एक ही नजर में पूरी कहानी साफ हो जाती है। पॉपुलेशन और डेंसिटी में फरीदाबाद टॉप पर है, तो लिटरेसी में गुड़गांव बाजी मार ले जाता है। और सेक्स रेशियो में देखिए, मेवात जो अब नूह है वो सबसे ऊपर है, जबकि गुड़गांव और सोनीपत सबसे नीचे। मतलब राज्य के अंदर ही कितनी अलग अलग तस्वीरें हैं। तो इन सब नंबर्स का मतलब क्या निकलता है?
मतलब साफ है कि हरियाणा एक जैसा नहीं है। एक तरफ गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे हाईटेक शहर हैं, जहां पॉपुलेशन, डेंसिटी, लिटरेसी सब ज्यादा है, और दूसरी तरफ मेवात यानी नूह जैसे इलाके हैं जहां की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है कि विकास में अलग-अलग जिलों में कितना ज्यादा अंतर है। तो ये कहानी थी 2011 के आंकड़ों की। अब सोचिए, तब से अब तक 1 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, हरियाणा बहुत बदल गया है। तो असली सवाल ये है कि जब अगली जनगणना होगी तो उसके आंकड़े क्या कहानी कहेंगे? ये डायनामिक स्टेट हमें क्या नया सरप्राइज देगा? सोचने वाली बात है ना? नहीं है, बल्कि ये हरियाणा की एक पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए इन आंकड़ों की तह में जाकर समझते हैं कि उस दौर का हरियाणा कैसा था। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हरियाणा की आबादी पर एक नज़र डालेंगे, फिर देखेंगे कि शहर और गांव का क्या हाल है, जेंडर बैलेंस और पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, और आखिर में जिलों के अंदर की कहानी को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक बड़े आंकड़े से जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। ये नंबर देखिए, 19.90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ 10 साल में 2001 से 2011 के बीच हरियाणा की आबादी में लगभग 20% का उछाल आया। मतलब जबरदस्त रफ्तार से बढ़ी है आबादी। और इस तेज ग्रोथ का नतीजा ये हुआ कि राज्य की कुल आबादी 2.5 करोड़ को पार कर गई। हाँ, ये पूरे भारत की आबादी का सिर्फ 2% के आसपास था, पर यह आंकड़ा साफ बताता है कि हरियाणा उस वक्त देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में शामिल था। अब देखिए, जब आबादी इतनी तेजी से बढ़ेगी तो जमीन पर दबाव तो बढ़ेगा ही, है ना? तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व पहुंच गया था 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जरा सोचिए, हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 573 लोग। ये आंकड़ा दिखाता है कि रिसोर्सेज पर कितना ज्यादा प्रेशर था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी थी, ये रहती कहाँ थी? क्या हरियाणा की पहचान तब भी इसके गांव थे, या फिर उभरते हुए शहर हावी हो रहे थे? चलिए देखते हैं। तो आंकड़े एकदम साफ तस्वीर दिखाते हैं। 2011 में भी हरियाणा असल में एक ग्रामीण राज्य ही था। लगभग 65% आबादी, मतलब हर 3 में से करीब-करीब 2 लोग गांव में रह रहे थे। साफ है कि राज्य की अर्थव्यवस्था और कल्चर की जड़ें कितनी गहरी थीं गांव और खेती में। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इन परसेंटेज के पीछे के असली नंबर को भी देखना जरूरी है। लगभग 88 लाख लोग, जी हां, 88 लाख लोग शहरों में बस रहे थे। तो एक तरफ जहां ग्रामीण पहचान मजबूत थी, वहीं दूसरी तरफ शहरीकरण की एक जोरदार लहर भी चल रही थी। अब आते हैं एक ऐसे इंडिकेटर पर जो किसी भी समाज की सेहत का असली आईना होता है, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। चलिए पता करते हैं कि 2011 में हरियाणा में महिलाओं और पुरुषों के बीच का बैलेंस कैसा था। आंकड़ा था 879, मतलब हर 1000 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 879 महिलाएं। ये नंबर न सिर्फ नेशनल एवरेज से काफी कम था, बल्कि समाज में एक बहुत बड़े असंतुलन की तरफ एक अलार्म की तरह था। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, वो तब सामने आती है जब हम 0 से 6 साल के बच्चों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बच्चों के बीच ये आंकड़ा और भी नीचे गिरकर सिर्फ 834 पर आ गया था। सोचिए, ये ओवरऑल एवरेज से तो कम था ही, पर ये इस बात का भी संकेत था कि आने वाले समय में ये जेंडर गैप और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। जब इन दोनों नंबरों को आप साइड बाय साइड रखते हैं, 879 और 834, तो ये जो फासला है ना, ये साफ दिखाई देता है। ये अंतर असल में समाज में बेटियों को लेकर जो गहरी सोच है और जो चुनौतियां हैं, उसकी तरफ एक बहुत बहुत गंभीर इशारा था। अच्छा, अब लिंगानुपात से आगे बढ़ते हैं और समाज की तरक्की के एक और अहम पैमाने को देखते हैं, और वो है लिटरेसी यानी साक्षरता। तो चलिए देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई के मामले में हरियाणा 2011 में कहाँ था। तो हरियाणा का ओवरऑल लिटरेसी रेट था 75.55%। ये सुनने में तो एक अच्छा आंकड़ा लगता है ना,
पर जैसा कहते हैं, असली कहानी तो डिटेल्स में छिपी होती है। और यहाँ पर कहानी एकदम 2 हिस्सों में बट जाती है। पुरुषों में लिटरेसी रेट था 84% से भी ज्यादा, वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा सिमट कर रह गया था सिर्फ 66% पर। ये जो 18% का फर्क है, ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई का फर्क नहीं है, ये मौकों के फर्क को भी दिखाता है। अब हरियाणा की पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें थोड़ा और जूम इन करना होगा इसके जिलों के लेवल पर, क्योंकि असली कंट्रास्ट, असली विरोधाभास तो वहीं देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला फरीदाबाद, 18 लाख से भी ज्यादा लोग, और इसकी वजह भी साफ है, दिल्ली से नजदीकी और ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब जो था। और जब बात पॉपुलेशन डेंसिटी की आती है तो ये फर्क और भी बड़ा हो जाता है। एक तरफ फरीदाबाद जहां हर कोने में भीड़ थी, और दूसरी तरफ एकदम उलट सिरसा, जहां सबसे कम घनत्व था। राज्य के 2 अलग-अलग चेहरे। सेक्स रेशो में भी जिलों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। सबसे अच्छी हालत थी मेवात की 907 के आंकड़े के साथ, और सबसे पीछे कौन था? हैरान करने वाली बात है कि गुरुग्राम और सोनीपत जैसे तेजी से तरक्की करते जिले सबसे नीचे थे। ये एक अजीब विरोधाभास है ना? और ये विरोधाभास लिटरेसी में जाकर और भी गहरा हो जाता है। देखिए, गुरुग्राम जो सेक्स रेशियो में सबसे पीछे था, वो लिटरेसी में 84.7% के साथ टॉप पर है। और मेवात जिसका सेक्स रेशियो सबसे अच्छा था, वो लिटरेसी में 54% के साथ सबसे नीचे है। इससे एक बात तो साफ होती है कि विकास हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलता। तो इन सब आंकड़ों को अगर हम एक साथ देखें तो 2011 की जनगणना एक ऐसे हरियाणा की तस्वीर पेश करती है जो एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ तो पेस ग्रोथ थी, आबादी बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ जेंडर गैप की गहरी चिंता थी, और जिलों के बीच विकास का फासला लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ये जो आंकड़े हैं, ये 2011 का एक स्नैपशॉट है, एक बेसलाइन, और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि तब से लेकर अब तक क्या बदला है। आज का हरियाणा कैसा दिखता है? क्या ये जो फासले हमने देखे वो कम हुए हैं या और बढ़ गए हैं? इन सवालों का जवाब तो अब अगली जनगणना ही देगी।